शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प और गहरे विश्लेषण से। आज हम इतिहास और विज्ञान के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो सच में हैरान कर देने वाला है। जरा उस समय की कल्पना कीजिए जब आधुनिक चिकित्सा उपकरण यानी आज की ये बड़ी बड़ी मशीनें दूर दूर तक नहीं थीं। उस दौर में भी एक ऐसी शानदार नैदानिक प्रणाली, एक ऐसा क्लिनिकल ब्लूप्रिंट मौजूद था जिसने इंसान के शरीर को समझने की पूरी नींव रख दी थी। और आज हम उसी प्राचीन ब्लूप्रिंट को डिकोड करने वाले हैं। ये जानकारी इंसान के शरीर को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख देगी। आज अगर कोई बीमार पड़ता है तो झट से एमआरआई, सीटी स्कैन या फिर ब्लड टेस्ट करवा लिया जाता है ना। लेकिन सोचिए जरा, इन सब मशीनों के आने से सैकड़ों साल पहले उन प्राचीन चिकित्सकों ने इतनी जटिल बीमारियों का एकदम सटीक पता कैसे लगाया होगा। बिना किसी एक्सरे मशीन के शरीर के अंदर की पूरी हलचल को मापना, ये बात किसी को भी अचरज में डाल सकती है। और यही वो रहस्य है जिससे आज के इस विश्लेषण में पर्दा उठने वाला है। तो चलिए, इस पूरी व्यवस्था को समझने के लिए हमने इसे 6 प्रमुख हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टविध परीक्षा की, फिर जीवन की नाड़ी पढ़ने की कला, उसके बाद तरल पदार्थों से निदान, फिर इंद्रियां, ध्वनियां और स्पर्श, उसके बाद शरीर की रूपरेखा, और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान आधुनिक विज्ञान से जुड़ता है। आते हैं हमारे पहले भाग पर, अष्टविध परीक्षा यानी अवलोकन के वो 8 प्रमुख स्तंभ। पारंपरिक चिकित्सा में इस पूरी व्यवस्था को अष्टस्थान परीक्षा कहा गया है। अब यह कोई ऐसा वैसा साधारण चेकअप नहीं था। ये शरीर की सिर से लेकर पैर तक की एक बेहद सिस्टमैटिक और व्यापक जांच थी। इसमें 8 चीजें शामिल थीं: नाड़ी, मूत्र, मल, शरीर से आने वाली आवाजें यानी शब्द, त्वचा का स्पर्श, जीभ, आंखें और इंसान की पूरी शारीरिक बनावट यानी आकृति। मतलब किसी एक लक्षण को देखकर अंदाजा नहीं लगाया जाता था, बल्कि इन 8 पैमानों को एक साथ तौलकर बीमारी की बिल्कुल जड़ तक पहुंचा जाता था, एकदम फुल बॉडी स्कैन की तरह। अब बढ़ते हैं दूसरे भाग की तरफ, जो शायद सबसे मशहूर भी है, जीवन की नाड़ी पढ़ना और उसकी लय को समझना। कलाई पर 3 उंगलियां रखकर नाड़ी जांचने का तरीका तो हमने अक्सर देखा है, लेकिन ये सिर्फ दिल की धड़कन गिनना नहीं था। ये तो शरीर के अंदर बज रहे संगीत को सुनने जैसी एक कला थी। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? प्राचीन ग्रंथों में नाड़ी की इस लय को समझाने के लिए जानवरों की चाल का उदाहरण दिया गया है, जो आज के मॉडर्न कार्डियोवैस्कुलर टर्म्स से बिल्कुल सटीक बैठता है। जैसे वात असंतुलन में नाड़ी सांप या जोंक की तरह रिंगती है, जिसे आज मेडिकल भाषा में टैकीकार्डिया या अनियमित हृदय गति कहते हैं। पित्त में नाड़ी मेंढक की तरह उछलती है, जिसे आज बाउंडिंग पल्स कहा जाता है। और कफ में ये हंस की तरह धीमी हो जाती है, यानी ब्रैडीकार्डिया। ये समानता सच में हैरान कर देने वाली है। अब बीमारी पकड़ने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि एक स्वस्थ शरीर कैसा महसूस होता है। तो एक स्वस्थ नाड़ी को कैसे परिभाषित किया गया? ग्रंथों में कहा गया है कि स्वस्थ नाड़ी स्थिर और बलवान होती है, और वो एक हंस या हाथी की तरह बहुत ही सुंदर और बिना किसी जल्दबाजी के चलती है। ये एक परफेक्ट और पूरी तरह से संतुलित कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की निशानी है। चलिए अब तीसरे भाग पर आते हैं, तरल पदार्थों से निदान और कैसे शरीर से निकलने वाले उत्सर्जन में बीमारी के सुराग छिपे होते हैं। मॉडर्न पैथोलॉजी लैब्स के आने से बहुत पहले ही तरल पदार्थों की जांच का अपना एक अलग और अनोखा विज्ञान था। एक बहुत ही शानदार उदाहरण है तैल बिंदु परीक्षण। सुनने में शायद ये बहुत साधारण लगे, लेकिन असल में ये फ्लूइड डायनामिक्स, विस्कोसिटी और सरफेस टेंशन का एक मास्टर क्लास है। इसमें होता क्या था कि एक बर्तन में स्थिर मूत्र के ऊपर एक तिनके से तिल के तेल की एक बूंद डाली जाती थी। फिर उस बूंद के फैलने की दिशा और उसके आकार को देखा जाता था। अगर तेल की वो बूंद फैलकर कमल या हंस का आकार ले ले तो इसका मतलब था कि मरीज बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। सोचिए, शरीर की केमिस्ट्री को फिजिक्स के जरिए डिकोड करने का इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है? इसी तरह पाचन तंत्र और शरीर के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स यानी विषाक्त पदार्थों की जांच के लिए जल निमज्जन किया जाता था। इसमें मल को पानी में डालकर देखा जाता था। अगर मल पानी में डूब जाए, जिसे साम कहा जाता है, तो ये साफ संकेत था कि शरीर में भारी विषैले तत्व और अपच मौजूद है। और अगर वो पानी पर तैरने लगे, जिसे निराम कहते हैं, तो मतलब शरीर पूरी तरह से स्वस्थ है, पाचन एकदम सही काम कर रहा है और अंदर कोई टॉक्सिन्स नहीं है। एकदम सिंपल, लेकिन क्लिनिकली कितना सटीक। अब बढ़ते हैं चौथे भाग पर,
इंद्रियां, ध्वनियां और स्पर्श यानी मानव संवेदी मापन। इस पूरी प्राचीन व्यवस्था की सबसे खास बात ये थी कि सबसे एडवांस्ड मशीन बाहर नहीं थी, बल्कि खुद वो चिकित्सक था। एक प्रशिक्षित चिकित्सक अपनी ही इंद्रियों का, यानी अपने स्पर्श, सुनने और देखने की क्षमता का इस्तेमाल किसी हाईटेक मशीन की तरह करता था। और अगर आज के मॉडर्न क्लिनिकल चेकअप से इसकी तुलना करें तो समानताएं देखकर होश उड़ जाते हैं। आज भी पीलिया या जॉन्डिस चेक करने के लिए आंखें देखी जाती हैं, जिसे पहले पीत वर्ण कहा गया। बुखार का पता आज भी शरीर के गर्म स्पर्श से चलता है। जोड़ों की चटकने वाली आवाजें ऑर्थोपेडिक दिक्कतों का संकेत देती हैं, और सूखी हुई जीभ डिहाइड्रेशन का सीधा सुराग होती है। ये सब बिल्कुल वही जांचें हैं जो आज भी हर डॉक्टर के क्लिनिक में रोज होती हैं। जीभ को तो शरीर के अंदरूनी अंगों का एकदम आईना माना जाता था। अगर जीभ के ऊपर कोई लेप या परत दिख जाए, जिसे जिह्वा लेप कहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब था कि पेट में या पाचन तंत्र में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। जीभ का ये छोटा सा विजुअल चेकअप चिकित्सक को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट की लाइव रिपोर्ट दे देता था। जैसे कि अगर हाइपर एसिडिटी या अम्लपित्त की समस्या हो तो वो तुरंत पकड़ में आ जाती थी। 5वें भाग पर आते हैं, शरीर की रूपरेखा यानी एंथ्रोपोमेट्री। अब माइक्रो डिटेल से थोड़ा बाहर निकलकर पूरे शरीर के ढांचे को देखते हैं। जब हम प्राचीन देह प्रकृति की तुलना आज की मॉडर्न एंथ्रोपोमेट्री के सोमैटोटाइप से करते हैं तो नतीजे सच में कमाल के हैं। प्राचीन समय में जिसे वात प्रकृति कहा गया, जो लोग दुबले पतले और थोड़ी उभरी हुई नसों वाले होते हैं, वो आज के विज्ञान के एक्टोमॉर्फ से हूबहू मेल खाते हैं। पित्त प्रकृति वाला गठीला शरीर बिल्कुल मेसोमॉर्फ जैसा है, और कफ प्रकृति, जिसमें शरीर थोड़ा भारी और गोल आकार का होता है, वो आज का एंडोमॉर्फ है। जरा सोचिए, सदियों का फासला है, शब्दावलियां बिल्कुल अलग हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट एकदम 100% एक जैसा है। और अब हम इस विश्लेषण के छठे और सबसे रोमांचक भाग पर पहुंच गए हैं, प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का अंतिम द्वंद्व। चलिए अब देखते हैं कि कैसे वो प्राचीन दार्शनिक विचार आज की एडवांस्ड न्यूरोलॉजिकल साइंस के साथ एकदम सटीक बैठते हैं। प्राचीन ग्रंथों में इंसान की शारीरिक ऊर्जा को 2 हिस्सों में बांटा गया था। दायां हिस्सा, जिसे पिंगला या सूर्य नाड़ी कहते हैं, और बायां हिस्सा, जिसे एड़ा या चंद्र नाड़ी कहते हैं। अब इसे आज के विज्ञान से जोड़ के देखिए। हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी तो 2 हिस्सों में काम करता है। एक है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो हमें एकदम एक्टिव और अलर्ट रखता है, बिल्कुल पिंगला नाड़ी की तरह। और दूसरा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो शरीर को आराम देता है, एकदम इड़ा नाड़ी की तरह। बिना किसी माइक्रोस्कोप या सेंसर के हजारों साल पहले हमारे नर्वस सिस्टम के इस काम करने के तरीके को इतने सटीक रूप में पहचान लेना अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण से एक बात जो बिल्कुल साफ हो जाती है, वो ये कि प्राचीन चिकित्सकों ने इंसान के शरीर को कभी कोई मशीन नहीं समझा। उन्होंने इसे प्रकृति से जुड़े एक बहुत ही गहरे और समग्र तंत्र के रूप में देखा। और यहीं पर एक बहुत ही दमदार सवाल खड़ा होता है, क्या हमारी चिकित्सा का भविष्य सिर्फ और सिर्फ नई नई मशीनों और तकनीकों के निर्माण में ही है, या फिर इसका असली जवाब उस खोई हुई कला को वापस लाने में भी छिपा है, जहां एक चिकित्सक अपनी पूरी समझ और इंद्रियों से मरीज को महसूस करता था, उसे गहराई से सुनता था और समझता था। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।